नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे लिमिटेशंस ऑफ योगा थेरेपी। योग चिकित्सा पद्धति की सीमाएं और यौगिक जीवनचर्या का स्वास्थ्य में योगदान। इससे पहले हम लोग परम सत्ता परमात्मा को स्मरण करते हुए प्रार्थना करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे योग की सीमाओं की परीक्षण पद्धति नहीं है, उग्र अवस्था और पीड़ाहर उपचार भी इसके पास नहीं है, सांस्थानिक उपचारों में ही उपयोगी है। रोगी की मनः स्थिति योग सिद्धांतों पर आधारित चिकित्सा है। स्वस्थ जीवन के यौगिक सिद्धांतों के अंतर्गत शुचिता, अभ्यास, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और सकारात्मक सोच की। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि योग चिकित्सा पद्धति नहीं है, परंतु आज योग के चिकित्सात्मक रूप का वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाना मानवता के लिए एक वरदान है। योग आज के समय में सबसे उपयोगी चिकित्सा पद्धति साबित हो रहा है। प्रत्येक चिकित्सा पद्धति के कुछ फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, परंतु योग चिकित्सा पद्धति के कुछ नुकसान नहीं हैं। ऐसे ही प्रत्येक चिकित्सा पद्धति की कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं और योग चिकित्सा पद्धति की भी कुछ सीमाएं हैं। बहुत बार तो योग चिकित्सा पद्धति को पूर्ण रूप में ना अपनाने के कारण इसके लाभ को प्राप्त करने में कुछ न कुछ कमी रह जाती है या लाभ प्राप्त होते ही नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि योग चिकित्सा के पूर्ण रूप को स्वीकार करने के साथ उसके लाभ लेने के लिए ज़रूरी है उसके अनुसार जीवनचर्या, आहार विहार, भोजन आदि का पालन करके उसे जीवन में उतारें तो पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसकी सीमाओं की बात करें तो योग चिकित्सा पद्धति की जो लिमिटेशंस हैं उसमें सबसे पहले तो ये आता है कि इस पद्धति के अपने कुछ परीक्षण पद्धति नहीं हैं। यह परीक्षण के लिए या तो आयुर्वेद पर या आधुनिक चिकित्सा पद्धति के पर आधारित है। योग चिकित्सा पद्धति जो कि दूसरी चिकित्सा पद्धति के परीक्षणों के आधार पर चिकित्सा करती है, जैसे कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एक्सरे, MIR, MRI आदि कुछ अन्य जो परीक्षण होते हैं उनके अनुसार रिजल्ट पर उनके जो परिणाम आते हैं उसके अनुसार फिर रोग की जांच करके और फिर योग चिकित्सा पद्धति को अपनाया जाता है। या फिर आयुर्वेद के नाड़ी परीक्षण, मलमूत्र परीक्षण आदि के आधार पर उपचार, रोग का परीक्षण करके फिर उसका उपचार किया जाता है। तो इससे कुछ ना कुछ इसकी लाभों में संशय पैदा हो जाता है। योग चिकित्सा पद्धति के लिए उग्र अवस्था
जब रोग की आती है या बहुत ही ज़्यादा पीड़ा का समय है, कोई दर्द हो रहा है, पीड़ा महसूस हो रही है, तो उस समय योग के पास ऐसा त्वरित कोई उपचार नहीं है, क्योंकि रोग की उग्र अवस्था में उपचार के लिए साधन योग के पास नहीं है। रोग के उग्र लक्षणों का कुछ शमन होने के बाद ही यौगिक चिकित्सा पद्धति दी जाती है। इसी तरह अगर कोई बहुत ही दर्द या पीड़ा से परेशान है तो उसके लिए तुरंत उपचार योग के पास नहीं है। पीड़ा और रोग की उग्र अवस्था में व्यक्ति को अन्य चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद में योग चिकित्सा का उपयोग रोग के अनुसार करके कुछ शमन या रोग मुक्त करने का प्रयास किया जाता है। योग चिकित्सा पद्धति संस्थानिक उपचारों में उपयोगी है। योग चिकित्सा पद्धति के जो संस्थानिक रोग हैं, जैसे पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान के जो रोग होते हैं, उनको दूर कर सकता है। यह अंग विशेष के लिए कि किसी को आँख में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, कान में कुछ पीड़ा है, तो इसको सीधा योग का ये अभ्यास करे और वो ठीक हो जाए, ऐसा कुछ उपचार नहीं है। पूरे संस्थान के उपचार में तो योग को अपनाया जा सकता है, लेकिन ऐसे उपचारों की ये सीमा योग में होती है। इससे ध्यान में रखना योग चिकित्सक के लिए आवश्यक है। रोगी की मनः स्थिति, क्योंकि इसमें कोई बाहरी चिकित्सा नहीं दी जाती है, रोगी को स्वयं ही योग का अभ्यास करना होता है, उसे जीवन में उतारना होता है। इसलिए रोग की अवस्था और उसकी मन की स्थिति, उसे मन को सबल करके पहले बल देना पड़ता है कि आपको ये अभ्यास करना है और आप अब रोगी नहीं हैं, ये अभ्यास करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसलिए उसकी मनः स्थिति को, मन की शक्ति को पहले प्रबल करने की कोशिश की जाती है, तब वो अभ्यास करता है, उसके बाद फिर वो रोग मुक्त हो सकता है। योग सिद्धांतों पर आधारित चिकित्सा है। ये योग के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर ही को पूरा पालन करने पर ही पूर्ण रूपेण इसका लाभ मिलता है, क्योंकि इसके तुरंत कोई परिणाम नहीं दिखता है। योग चिकित्सा पद्धति में, जैसे कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में होता है कि कोई इंजेक्शन लिया, औषधि खाई और उसका तुरंत लाभ दिखाई देने लगे। मान लीजिए कि सर्वाइकल की गर्दन की पीड़ा से यदि कोई परेशान है तो उसके लिए योग से अच्छा कोई उपचार नहीं है, लेकिन वो जब अभ्यास करेगा तो हो सकता है तुरंत उसको लाभ की जगह उसको दर्द महसूस हो, लेकिन कुछ समय बाद जब वो कई दिन, 10 दिन, 12 दिन या 1 हफ्ता, 5 दिन अब जब अभ्यास करेगा उसके बाद उसको लाभ दिखाई देगा। दर्द की हर औषधियों की तरह नहीं कि औषधि ली और तुरंत लाभ मिल गया। अब अलग अलग सिद्धांत जो योग के हैं, अलग अलग संस्थाओं द्वारा या विभिन्न स्थानों पर प्रचलित अभ्यास जो हैं योग के, तो ये पता नहीं चलता है कि ये किस जगह का सिद्धांत है और कौन सा। जैसे किसी भी आसन की हर जगह कहीं ना कहीं कुछ अंतर होता है उसको करने में। अब फिर बताया जाता है कि यह अभ्यास करने से आपको ये अमुक लाभ प्राप्त होगा, लेकिन अब कौन सी जगह का अभ्यास किस तरीके से करना है, उस तरीके से लाभ होगा या दूसरा कोई दूसरी तरीके से कर रहा है और उसको लाभ होगा कि नहीं, इसमें बड़ा संशय है। इसलिए यह भी एक इसकी लिमिट है कि इसके लाभ प्राप्त होगा कि नहीं। ये तो थी लिमिटेशंस की बात। अब करते हैं बात स्वस्थ जीवन के यौगिक सिद्धांतों की। तो ज़्यादातर चिकित्सा पद्धतियाँ रोग होने के बाद रोग को दूर करने की बात करती हैं, या यूँ कहा जाए कि केवल योग और आयुर्वेद या कुछ और चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो, जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति,
कुछ चिकित्सा पद्धति ही हैं जो जीवन जीने की कला सिखाती हैं। किस प्रकार से हम जिएंगे, कैसे हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, इस पर जो चिकित्सा पद्धतियां प्रकाश डालती हैं उनमें योग, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा मुख्य हैं। और इनके सिद्धांतों का पालन करने से हम पूरा जीवन स्वस्थ रहते हुए जी सकते हैं। तो ऐसे ही योग चिकित्सा पद्धति के कुछ सिद्धांत हैं जिनको आधार मानकर या जिनका पालन करके हम पूरा जीवन, सुखमय जीवन, स्वस्थ जीवन, आरोग्य जीवन जी सकते हैं और या जीने का प्रयास कर सकते हैं। इनमें मुख्य है शुचिता, अभ्यास, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और सकारात्मक सोच, या इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ईश्वर में विश्वास। शुचिता का अर्थ हम लोग पवित्रता या साफ सफाई दो प्रकार से लेते हैं इसको, आंतरिक और बाह्य वातावरण की शुद्धि। और यह हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसकी उपयोगिता अभी तो इस महामारी के समय में सभी जानते हैं कि आंतरिक सफाई के साथ साथ बाह्य सफाई कितनी आवश्यक है। और इसके लिए जैसे कि अभी हम देखते हैं कि बाहर जाते समय मास्क का उपयोग करें, बाहर से अंदर आने से के तुरंत बाद हाथ धोएं, किसी चीज़ को स्पर्श ना करें। तो यह जो हमारी सनातन संस्कृति थी उसमें पहले से ही इन बातों का ध्यान रखा जाता है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए तो बाह्य शुद्धि में हमारे आसपास के वातावरण, रहने के स्थान, उपयोग में आने वाले साधनों की सफाई और पवित्रता पर ध्यान दिया जाता है और इन्हें पवित्र रख के, साफ रख के स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता के रूप में बताया जाता है। अगर ये हमारे आसपास साफ़ सफाई होगी, हमारे उपकरणों की साफ़ सफाई होगी, रहने का स्थान साफ होगा तो मन प्रसन्न रहेगा और जो कहते हैं संचारी रोग, जो एक दूसरे से संचार होता है, इन रोगों से हम बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। आंतरिक पवित्रता की बात की जाए तो अंदर से शुद्ध रहने की है, यह मन की पवित्रता की बात है। और जिसे हम अपनी आंतरिक साफ सफाई की बात करते हैं, इसमें आंतरिक शुद्धि क्रियाओं की भी बात की जाती है। योग इस पर सबसे ज़्यादा बल देता है और षट कर्मों के अभ्यास से आंतरिक अंगों की सफाई करने पर योग बहुत अधिक बल देता है। साथ ही इनके अभ्यास से कुछ और लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये षट कर्म सिर्फ शारीरिक ही नहीं, हमारे मन को भी शुद्ध और पवित्र करते हैं, बलशाली बनाते हैं, योग के अभ्यासों के लिए प्रेरित करते हैं, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालते हैं, शरीर के सभी अंगों को क्रियाशील व ऊर्जावान बनाते हैं, सभी अंगों के समन्वय की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। फिर आते हैं अभ्यास के ही अंतर्गत हम लोग 3 प्रकार के अभ्यास लेंगे, आसन, प्राणायाम और ध्यान। इनको योग में अभ्यास के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आसन, तो आसन करने के पहले सूक्ष्म व्यायाम या हमारे जो अंगों का संचालन है उनको किया जाता है। उसके बाद फिर सूर्य नमस्कार और आसनों पर आते हैं। दूसरे जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है वो व्यायाम को महत्व देती है और कहती है कि हर एक दिन कुछ ना कुछ व्यायाम किया जाए। आसनों के करने का उद्देश्य ये होता है कि हमारे जो शारीरिक अंग हैं उनमें सभी अंगों को चलाने का, कुछ ना कुछ उनमें मूवमेंट करने का पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए आसन एक ऐसा अभ्यास है जो शरीर के सभी अंग, उपांग, मांसपेशियां सबको कुछ ना कुछ खिंचाव, दबाव या मरोड़
उत्पन्न कराता है। सभी मांसपेशियों का इसमें उपयोग होने से हमारे पूरे शरीर के सभी अंगों का उपयोग किया जाता है, जिससे उन सभी अंगों को लाभ होता है। इनके कुछ लाभ इस तरह से हैं कि आसनों के अभ्यास से शारीरिक मांसपेशियों का लचीलापन और शक्ति बढ़ती है, स्थिरता और हल्कापन आता है, शरीर और मन में पूर्ण समन्वय आता है। शरीर को योग के उच्च अभ्यासों के लिए तैयार करने के लिए आसनों का अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। शारीरिक बनावट की विकृतियों को दूर करता है। जो शरीर के जो स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी आ जाती है, शरीर इधर उधर हो जाता है, टेढ़ा सा दिखने लगता है, तो उसको दूर करने के लिए आसन बहुत अच्छा अभ्यास है। प्राणायाम, जो श्वास पर नियंत्रण की बात की जाती है, उसमें प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्राण प्लस आयाम, प्राणों का आयाम अर्थात विस्तार करना प्राणायाम को कहा जाता है। प्राणायाम से के विभिन्न अभ्यास योग शास्त्रों में बताए गए हैं, और इसके लिए कई बार हम लोग जब ध्यान नहीं देते हैं श्वास पर और श्वास की क्रिया में कुछ रुकावट आने से धीरे धीरे हमें कई प्रकार के रोग घेर लेते हैं, क्योंकि श्वास हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और उसके साथ ही इसका सही रहना, ठीक रहना, उचित मात्रा में होना और ज़्यादा आवश्यक है। तो प्राणायाम के विभिन्न अभ्यास, नाड़ी शोधन से लेकर विभिन्न प्रकार के प्राणायाम जो हैं योग में बताए गए हैं, और उससे पहले कुछ दीर्घ श्वसन, यौगिक श्वसन आदि विधियां बताई जाती हैं, जिनके नियमित अभ्यास से शरीर और मन को शांति प्राप्त होती है, शरीर और मन में स्थिरता आती है, भ्रम, अज्ञान और लालच को दूर करता है, प्राणों को संतुलित करता है, सभी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, और कहा जाता है कि ज्यों ज्यों होवे प्राणवश त्यों त्यों मन वश होए। स्वामी स्वात्माराम जी ने भी हठ योग प्रदीपिका में कहा है कि मन को वश में करने के लिए प्राण को वश में करना आवश्यक है। इसलिए प्राणों के संयम से मन पर संयम प्राप्त होता है, नियंत्रण प्राप्त होता है, और मन को वश में करना, मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है, तो तनाव और तनाव जनित अनेक रोग हमारे शरीर पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए प्राणायाम से मन को संयमित करके शांत किया जाता है। फिर ध्यान, किस प्रकार से हम प्राणायाम से ध्यान की तरफ जाते हैं। जैसे ही हम अपने मन को, प्राण को कंट्रोल करते हैं, तो हमारे श्वास पर, अर्थात हमारे जो प्राण श्वास चलता है, लंग्स पर हमें नियंत्रण प्राप्त होता है। फेफड़ों पर नियंत्रण प्राप्त होने से फिर हम अपने हार्ट पर, जो हमारे पूरे शरीर को रक्त, ऑक्सीजन आदि की सप्लाई हमारे रक्त से होती है, उस हार्ट को कंट्रोल करते हैं। और हार्ट पर जैसे ही हमें कंट्रोल प्राप्त होता है, नियंत्रण प्राप्त होता है, हमारे सिर के पिछले भाग या मस्तिष्क के पिछले भाग में एक वेगस नर्व होती है, उस नर्व पर नियंत्रण प्राप्त होता है। उस पर नियंत्रण करने से प्राणों पर नियंत्रण हो जाता है, और प्राण पर नियंत्रण होने से जो मन पर नियंत्रण स्वतः ही होने लगता है, मन शांत होता है। फिर ध्यान का अभ्यास, मन को स्थिर करने के लिए
ध्यान बहुत ही ज़रूरी है और इसके साथ ही जागरूकता बढ़ती है, एकाग्रता और इच्छा शक्ति बढ़ती है। जो हमारे शरीर में ऊर्जा की बात की जाती है, चाहे वह चक्रों में, नाड़ियों में जो ऊर्जा संचरण होता है उसको संतुलित ध्यान से किया जाता है। स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और शारीरिक सजगता या सतर्कता बढ़ती है। ध्यान से हमारी जो नाड़ियों का सिस्टम होता है, नाड़ी तंत्र होते हैं, उनमें संतुलन स्थापित होता है और मन शांत और नियंत्रित होने लगता है। फिर बात आती है यौगिक आहार की। यौगिक आहार संतुलित, सात्विक और मिताहार की चर्चा करता है। संतुलित आहार की बात करें तो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से जो भी पोषक तत्व हमारे आहार में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स, इनको दो भागों में विभाजित करते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व और जो कम मात्रा में प्राप्त होते हैं स्थूल पोषक तत्व, जिन्हें अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये सभी पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा, ना कम हो ना ज़्यादा हो, उसको संतुलित आहार कहते हैं। सात्विक आहार, संतुलित आहार में आधुनिक आहारविद उनको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वह संतुलित आहार जो ले रहे हैं वह किस तत्व से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। लेकिन जब सात्विक आहार की बात योग में की जाती है तो इस पर बहुत ज़्यादा विचार किया जाता है कि जो हम आहार ले रहे हैं वह आहार किसी के शारीरिक, मानसिक दुख से तो नहीं जुड़ा है। उसे जिससे हम आहार प्राप्त कर रहे हैं उसको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर हमें अपने मन को प्रसन्न रखना है, स्वस्थ रखना है, तो किसी को दुख दिए बगैर, किसी भी प्रकार का दुख दिए बगैर जो आहार लेंगे वह सात्विक आहार होगा और उसके सेवन से हमारा मन प्रसन्न रहेगा। फिर बात की जाती है मित आहार की। तो नियमित, सीमित या परिमित आहार, जो आहार की उचित मात्रा है वह लेना मिताहार के अंतर्गत आता है। और हठ योग में कहा गया है सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते सेव संप्रीत्यै मिताहारः स उच्यते। अच्छी तरह से स्निग्ध किया गया मधुर भोजन खाने में जो प्रिय लगे, चौथा हिस्सा खाली रखते हुए, पेट का जो चौथाई भाग है उसको खाली, मित का अर्थ सीमित या परिमित था जो, तो वो एक हिस्सा पाचन के लिए खाली छोड़ना है। ऐसा आहार जो हमारी आत्मा रूपी शिव हैं या जो हमारी आत्मा रूपी ईश्वर हैं उनको समर्पित करके यज्ञ आहार जो किया जाता है वह मिताहार है। ऐसा आहार करने से हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। और आयुर्वेद की बात करें तो उसमें कहा गया है कि हितभुक, ऋतभुक और मितभुक, जो 3 प्रकार से आहार पर ध्यान देकर भोजन करते हैं। हितभुक, ऋतभुक और मितभुक, यह आहार हमारे लिए, क्योंकि एक आहार होता है वह किसी व्यक्ति के लिए तो लाभकर है और दूसरे व्यक्ति के लिए दोषों में विकृति पैदा करने वाला है। तो उसके लिए हितकारी है कि नहीं, इसका जो विचार करके भोजन करता है वह हितभुक है। फिर बात की जाती है ऋतभुक की। किस ऋतु में क्या खाना व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य के लिए
लाभकर है कि नहीं, यह विचार करके जो भोजन करता है वह ऋतु के अनुसार ऋतभुक होता है। और मितभुक, मित आहार जो अभी हमने चर्चा की है, इतना कम खाना है कि क्षुधा मिटे नहीं आलस आवे, भूख तो शांत हो जाए पर आलस ना आए, इतना आहार मिताहार कहा जाता है। इसकी मात्रा को कोई निश्चित आधार नहीं दिया जा सकता है, शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार मात्राएं अलग अलग होती हैं, इसलिए इसका विचार व्यक्ति को अपनी क्षमता पर ही करना चाहिए। तो आयुर्वेद की इन बातों को ध्यान में रख के जो हितभुक, ऋतभुक और मितभुक होता है वह कभी बीमार नहीं होता है। और आयुर्वेद में इन तीनों को स्वास्थ्य के उपस्तंभ कहे हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इसमें सबसे पहले आहार पर ध्यान दिया जाता है, तो आहार की इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। फिर बात आती है निद्रा की। पर्याप्त विश्राम एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और जब हम नींद की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए नींद की पर्याप्त मात्रा बहुत ही आवश्यक है। और वह नींद भी श्रम जनित निद्रा ना होकर स्वतः निद्रा होनी चाहिए, औषधियों पर आधारित निद्रा ना हो। ऐसी जो पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक निद्रा ली जाती है वह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ये विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में या जो हमारे चिकित्सा विज्ञानी हैं वह इस निद्रा की मात्रा 6 से 8 घंटे उपयोगी मानते हैं। और इस निद्रा की सही मात्रा लेने से हमारे शरीर की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से होती रहती हैं। नींद की कमी से शरीर की जैव रासायनिक क्रिया प्रभावित होने लगती है या समय बदलने से भी। जो प्राकृतिक नियम है कि दिन में सोना और रात में सोना और दिन में जागना, अगर इसको कोई बदलने की कोशिश करता है, जैसे कई प्रकार की जो जॉब रिलेटेड डिसऑर्डर्स दिखाई देते हैं जिनको दिन में सोना पड़ता है और रात में जागना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो जैव रासायनिक शरीर की क्रियाएं होती हैं वह प्रभावित हो जाती हैं और स्वास्थ्य खराब होने लगता है। इसलिए रात में सोना आवश्यक है। और सही समय पर कहा जाता है कि सूरज की भांति सोने जागने का नियम बना लिया जाए तो हम अपने स्वास्थ्य को कायम रख सकते। तो कोशिश करना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में सही समय पर नींद को लेना चाहिए। इससे हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जो शरीर की सारी क्रियाएं नियमित होती रहती हैं। निद्रा के बाद जो तीसरा उपस्तंभ आयुर्वेद ने बताया है ब्रह्मचर्य। योग में ब्रह्मचर्य ब्रह्म में आचरण कहा जाता है, परंतु जब स्वास्थ्य की बात करती है, स्वास्थ्य को बनाए रखने में इसको इंद्रिय संयम इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है, इसका जो मीनिंग है। और इंद्रिय संयम की उपयोगिता स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से इंद्रियों के संयम के अर्थ में ही लिया जाता है। इंद्रिय के जो विषय होते हैं उन पर संयमित प्रयोग न केवल शरीर वरन मन को भी प्रसन्न रखता है। शरीर और मन की प्रसन्नता के लिए ब्रह्मचर्य बहुत ही आवश्यक है। सकारात्मकता और ईश्वर में विश्वास, ये दोनों बातों का ध्यान रखना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो कुछ भी हमारे आसपास होता है
वह ईश्वर इच्छा मानकर उसमें अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें और इससे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहता है। सकारात्मकता बनाए रखने से हमारा मन कभी दुखी नहीं होता है और मन दुखी ना होने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। योग चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह ध्यान रखते हुए फिर हम यौगिक चिकित्सा का उपयोग करते हैं और इसकी जो सीमाओं की हम लोगों ने अभी चर्चा की है, इनको ध्यान में रखकर इसका उपयोग करें तो हम अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से पा सकते हैं। कोशिश करें, हर एक रोग के लिए योग चिकित्सा नहीं है। पहले हर एक चिकित्सक को या योग के जानकार व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि योग किसके लिए उपयोगी है और यौगिक जीवनचर्या को आधार मानकर अगर यौगिक चिकित्सा का उपयोग किया जाए तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और फिर इस चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। इस चिकित्सा पद्धति का सही उपयोग करने से लोगों के लिए लाभ प्राप्त होगा। इसको ध्यान में रखकर नियमित दिनचर्या के पालन से हम स्वस्थ जीवन को बनाए रखते हैं, क्योंकि यौगिक चिकित्सा जीवनचर्या जनित रोगों पर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक या फ़ायदेमंद होती है। तो जीवनचर्या से जुड़ी जो रोग हैं उनको स्वस्थ करने के लिए पहले जीवनचर्या को ही स्वस्थ कर लिया जाए, फिर योग अभ्यास को अपनाया जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ हमें प्राप्त होगा और हम अपने को स्वस्थ रखते हुए अपने समाज व राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो योग अभ्यास या योग चिकित्सा की सीमाएं और यौगिक जीवनचर्या के महत्व के इस चर्चा के साथ ही व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।